हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे राजस्थान हिस्ट्री की जो सीरीज चल रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हालांकि कल आपको क्लास कुछ तकनीकी कारण की वजह से कल क्लास नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज की क्लास अपने सुचारू रूप से टाइम टू टाइम अपने चालू है और आज हम पढ़ेंगे आगे का मैटर। लास्ट क्लास में हमने किन के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था महाराणा रायमल। किनके बारे में पढ़ा था? महाराणा रायमल, जो कि महाराणा कुंभा के पुत्र थे और उदा को पराजित करके कौन कौन से युद्धों में, झुआवर और दालिमपुर के युद्धों में उदा को हरा करके क्या बनते हैं? मेवाड़ के राजा बनते हैं। क्या बनते हैं? मेवाड़ के राजा बनते हैं। इनकी कुछ हमने सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी, जैसे कि चित्तौड़ में उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? अद्भुत जी शिव मंदिर का। इनकी रानी का क्या नाम था? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी ने गोसुंडी में किसका निर्माण करवाया था? गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्लस गोसुंडी से हमें और क्या प्राप्त होता है? तो गोसुंडी से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है। क्या है? गोसुंडी से एक हमें अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख को क्या बोलते हैं? उस अभिलेख को बोलते हैं गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, यानी कि गोसुंडी अभिलेख। क्या कहा जाता है उसको? गोसुंडी अभिलेख, जो कि हमें किस बारे में जानकारी देता है कि यह हमें राजस्थान में कौन से धर्म की, वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन से धर्म की जानकारी देता है? वैष्णव धर्म की। और कौन से राजा की जानकारी देता है? तो राजा का नाम है सर्वतात। क्या है? राजा का नाम है सर्वतात। कौन से वंश का है? तो गजवंश के शासक। और राजा सर्वतात ने क्या करवाया था गोसुंडी अभिलेख के अनुसार? तो राजा सर्वतात क्या आयोजित करता है? अश्वमेघ यज्ञ। क्या आयोजित करता है? अश्वमेघ यज्ञ। और वैष्णव धर्म में किन की पूजा की जाती है? तो ये भी हमने चर्चा की थी। तो वैष्णव धर्म में वासुदेव व संकर्षण, जो भगवान बलराम का रूप है। इतनी बातें क्या है हमने लास्ट क्लास में क्या कर ली थी? इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। जब हमने टॉपिक छोड़ा था तो हम चर्चा कर रहे थे महाराणा रायमल के पुत्रों की। तो महाराणा रायमल के 3 प्रमुख पुत्र थे। एक का नाम था कुंवर पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। दूसरे का क्या नाम था? जगमाल। सॉरी, क्या नाम था? जयमल। दूसरे का क्या नाम था? जयमल। और तीसरे पुत्र का क्या नाम था? संग्राम सिंह। तीसरे पुत्र का क्या नाम था? संग्राम सिंह। तो एक एक के बारे में चलिए डिटेल से हम चर्चा करते हैं। एक एक के बारे में क्या है, हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जब महाराणा रायमल का दरबार था तो दरबार में महाराणा रायमल के क्या है? 3 योग्य पुत्र। कौन है? कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और कुंवर संग्राम सिंह। यह तीनों महाराणा रायमल के पुत्र थे और तीनों एक से एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। अब होता क्या है कि एक बार महाराणा रायमल के दरबार में कुछ सोलंकी आ जाते हैं। सोलंकी जो कि एक राजपूत जाति का एक सरनेम है सोलंकियों का, जिनका शासन कभी गुजरात में रहा था। कुछ सोलंकी महाराणा रायमल के पास में क्या है? शरण लेने आते हैं। हालांकि सोलंकियों के पास में शक्ति थी, उनकी एक राजस्थान में एक अपनी रियासत थी। कौन सी रियासत थी? वह टॉप की रियासत थी। लेकिन वहां पर दुश्मनों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसलिए अब सोलंकी किसके दरबार में आते हैं? तो सोलंकी अब महाराणा रायमल के दरबार में आ जाते हैं। और महाराणा रायमल के दरबार में वह महाराणा रायमल उन्हें आश्रय देते हैं। सोलंकी मेवाड़ में ही रहते हैं। धीरे धीरे क्या है कि वह मेवाड़ के राजपाट में हाथ बटाना चालू कर देता है। इसे प्रसन्न होकर महाराणा रायमल उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आपको आपका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इस कारण इस रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए सोलंकी द्वारा क्या किया जाता है कि महाराणा रायमल के पुत्रों के समक्ष अपनी पुत्री सोलंकियों की जो राजकुमारी थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था तारा। क्या नाम था? राजकुमारी का नाम क्या था? तारा। तो सोलंकी द्वारा अपनी पुत्री तारा का विवाह महाराणा रायमल के पुत्रों के समक्ष करने का क्या किया जाता है? प्रस्ताव पेश किया जाता है, ताकि सोलंकियों और मेवाड़ की दोस्ती क्या हो सके? मजबूत हो सके। महाराणा रायमल अपने तीनों पुत्रों से पूछते हैं कि हाँ भाई, कौन इंटरेस्टेड है शादी करने में? तो जैसे पृथ्वीराज जी बोलते हैं उससे पहले क्या है? जयमल जी बोल जाते हैं कि हाँ, कि मैं क्या है, तारा से मैं शादी करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज जी सोचते हैं कि चलो छोटे भाई ने बोल दिया है तो हम हमारी इच्छा मार लेते हैं। और फाइनली सगाई किसकी? तारा के साथ में किसकी सगाई हो जाती है? जयमल के साथ में तारा की सगाई हो जाती है। यानी कि तारा का जयमल का रिश्ता किनके साथ में कर लिया जाता है? सोलंकियों के खिलाफ।
जयमल का रिश्ता किसके साथ जोड़ दिया जाता है? सोलंकियों के साथ में क्या कर दिया जाता है? जयमल का रिश्ता जोड़ दिया जाता है। दिन व्यतीत होते हैं, जयमल की सगाई हो जाती है तारा के साथ में, लेकिन वही जो आजकल के युवा में जोश है कि सगाई के बाद में अपनी बींदड़ी से बात करने की इच्छा तो सबको होती है, वह इच्छा जयमल की भी हुई थी। प्लस इसके यार दोस्त छेड़ते थे, लेकिन पुराने मध्यकालीन में या पुराने जमाने में रीति रिवाजों का सबसे प्रमुख स्थान था। रीति रिवाज हमारे राजस्थान के या हमारे हिंदू धर्म के ये रीति रिवाज कहते हैं कि सगाई के बाद में क्या है, जो बींदड़ी होती है वह अपने बींद का चेहरा नहीं देखती है। इस कारण से क्या है, तारा और जयमल मिल नहीं पाते थे। इस बात से जयमल बड़े व्यतीत था। इसके दोस्त इसको चिढ़ाते थे कि ऐसे कैसे तुम मेवाड़ के राजकुमार हो और अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिल सकते। जयमल का हमेशा ये उत्तर रहता कि नहीं, तारा के परिवार वाले नहीं मानेंगे, और अगर बापू को भी पता लग गया तो क्या करेंगे, वह मुझे जरूर डांटेंगे, इसलिए मैं तारा से नहीं मिलता। एक दिन जयमल जी अपने यार दोस्तों के साथ में महफिल सजा कर बैठे हुए थे। उन्हें दोस्तों ने चढ़ाई दिया कि आप तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो भाभी से बात करके ही रहे। तो इसलिए क्या है, थोड़े जयमल जी थोड़े और जोश में आ जाते। अपने यार दोस्तों की बातों सुनकर तो लड़के जोश में आए जाते हैं। वो सेम जोश क्या था, जयमल जी उस सेम जोश में आ गए थे। जैसे जयमल जी जोश में आते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं सोलंकियों के महल के बाहर। किससे मिलने के लिए? तारा से मिलने के लिए। जब सोलंकी देखते हैं कि कुंवर से आए हैं तो सोलंकी उन्हें समझाते हैं कि कृपया करके आप ऐसा चले जाइए, शादी से पहले हम हमारी लड़की को आपसे मिलने नहीं देंगे, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है, और आप कृपया करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। जयमल नहीं मानता। जयमल बोलता है कि तुम मुझे रोकोगे? ये धरती मेरी, ये राज्य मेरे बाप का है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और मैं किसी और से नहीं, मेरी होने वाली पत्नी से मिलने आया हूँ। यानी कि जयमल बदतमीजी करने लग जाता है। सोलंकी को गुस्सा आता है, और सोलंकी क्या करता है, गुस्से में जयमल की हत्या कर देता है। गुस्से में क्या कर देते हैं, जयमल की हत्या कर देते हैं। अगले दिन जाकर महाराणा रायमल को ये बात बताते हैं कि आपका पुत्र आया था, बदतमीजी कर रहा था, हमारी लड़की से मिलने की चेष्टा कर रहा था, इस कारण उन्होंने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। महाराणा रायमल बोलता है कि चलो कोई नहीं, बेलखना आदमी था, उसने जैसा किया वैसा उसने पा लिया। उसके बाद में तारा का रिश्ता किसके साथ में कर दिया जाता है? तारा का रिश्ता पृथ्वीराज जी के साथ में कर दिया जाता है। किसके साथ में कर दिया जाता है? पृथ्वीराज जी के साथ में कर दिया जाता है। पृथ्वीराज जी जो कि किसके नाम से और फेमस है? तो पृथ्वीराज जी उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस, किसके नाम से फेमस है? उड़ना राजकुमार के नाम से क्या है, इतिहास में प्रसिद्ध है। उड़ना राजकुमार क्यों बोलते थे? क्योंकि जब ये घोड़े पर सवार होते थे तो इनका घोड़ा इतनी स्पीड से चलता था कि सुबह मेवाड़ और शाम को क्या, धौलपुर जो ठेठ अपने राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ा है, वह सुबह से लेकर शाम तक का वह सफर तय कर देते थे। इस रफ्तार से अपना अश्व चलाते थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? इसलिए इनको उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस कहा जाता था। जयमल की हत्या के बाद में तारा का रिश्ता किसके साथ में कर दिया जाता है? तारा का रिश्ता पृथ्वीराज के साथ में कर दिया जाता है। बाद में कोई विवाद की स्थिति ना बने, इस कारण क्या है, इनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। अब तारा किसकी रानी बन गई है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की। यह भी किनका है? महाराणा रायमल का पुत्र है। इस कारण पृथ्वीराज जी ने अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर में एक किला बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? अजमेर में किला। उस किले का नाम अपनी रानी के नाम पर रखते हैं। क्या रखते हैं उस किले का नाम अपनी रानी के नाम पर? तारागढ़, क्योंकि रानी का क्या नाम था? तारा, तो इसलिए उस किले का क्या नाम रखते हैं? उस किले का नाम रखते हैं तारागढ़। कौन सा किले का? अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखते हैं। हालांकि ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा रायमल के, इसलिए मेवाड़ की सेना हो या आसपास की रियासतें हो, पृथ्वीराज जी का बहुत मान सम्मान था और लोग क्या इनसे डरते थे। वैसे इन दोनों की बात है कि इनकी एक बहन थी पृथ्वीराज जी की, उसको क्या करते थे, उनके पति परेशान करते थे, बार बार अपने पति को धमकी देती थी कि मैं पृथ्वीराज की बहन हूं, अगर तुम परेशान करोगे तो मेरा भाई यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, तुम्हें दंड देगा। ऐसे एक बार हुआ होगा इनकी बहन के विवाद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नाम याद आ नहीं रहा उनकी बहन के पति का, लेकिन कहानी कुछ हुआ है कि जब उनकी बहन का अपने पति के साथ विवाद होता है तो इस विवाद का समाधान करने के लिए पृथ्वीराज जी अपनी बहन के घर जाते हैं, यानी कि अपनी बहन के ससुराल जाते हैं। वहां पर वह अपने जीजोसा को समझाते हैं, समझाते बुझाते हैं, लेकिन ये बात क्या है कि जीजोसा दिल पे ले लेता है, हर्ट हो जाती है उनको ये बातें। इसलिए क्या करते हैं, जब पृथ्वीराज जी के साथ खाना खाते हैं तो पृथ्वीराज जी के खाने में वे जहर मिला देते हैं। पृथ्वीराज जी के खाने में जब वे जहर मिला देते हैं तो क्या करते हैं,
पृथ्वीराज जी जब वापस मेवाड़ की तरफ आते हैं तो मेवाड़ आते समय उनके रास्ते में क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु किसके कारण होती है, विष के कारण। किसके कारण होती है, विष के कारण। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी छतरी बनाई जाती है कुंभलगढ़ किले में। कहाँ बनाई जाती है, कुंभलगढ़ में। कौन से किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और छतरी के बारे में ध्यान रखना है, कितने खंभों की है, 12 खंभों की। कितने खंभों की छतरी है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी 12 खंभों की, जो कहां पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन मारते हैं इनको, विष देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। किस नाम से फेमस थे, उड़ना राजकुमार के नाम से फेमस थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था तारा, जिस कारण अजमेर किले का नाम क्या रखा गया है, अजमेर किले का नाम रखा गया है तारागढ़। क्या रखा गया अजमेर किले का नाम, अजमेर किले का नाम रखा गया तारागढ़। दूसरी हमने बात करी जयमल की, तो जयमल किसके खिलाफ, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता मारा जाता है। सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। किस कारण मारा जाता है वो सभी आपको मैंने बता दी थी। जब महाराणा रायमल के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और जयमल की, तब बचता कौन है, तब बचते संग्राम सिंह। संग्राम सिंह उन दिनों जिस समय इनके दोनों भाइयों की मृत्यु हुई थी, उन दिनों वे कहां पर शरण ले रखे थे, वह श्रीनगर में। कहां पर थे वह, श्रीनगर में। श्रीनगर में, श्रीनगर के जो राजा थे या सामंत थे वे थे करमचंद पवार। क्या थे, करमचंद पवार। करमचंद पवार के पास में महाराणा सांगा उन दिनों शरण लेकर रहते थे। क्या कारण था कि मेवाड़ का राजकुमार श्रीनगर में एक मेवाड़ से छोटे राज्य में शरण लेकर रहता है, तो कारण यह था कि जब महाराणा रायमल का शासन था तो कुछ समय तक के लिए क्या हो गए थे, कुछ समय तक के लिए अस्वस्थ हो गए थे। जब वे अस्वस्थ हुए थे, जब महाराणा रायमल अस्वस्थ हो गए थे, तो इनके पुत्रों में होड़ मची कि भाई अगला राजा कौन, अगला राजा कौन, अगला राजा कौन। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो कि एक महत्वाकांक्षी था, तो वह क्या था सॉरी, मेवाड़ का अगला राजा बनना चाहता था। इस कारण क्या है, तीनों भाइयों में आपस में विवाद होने लग गए। कौन कौन तीनों भाई, पृथ्वीराज, जयमल और महाराणा सांगा, इन तीनों भाइयों में आपस में विवाद होने लगे। फिर किसी ने इनको सलाह दी कि आप लोग तीनों आपस में विवाद मत कीजिए। इस मेवाड़ इलाके में एक पहाड़ी है दूर, वहां पर एक पुजारन महिला रहती है, बुजुर्ग महिला है। कहा जाता है कि वह इंसान के माथे की लकीरें देखकर उसका भविष्य पढ़ लेती है। तो आप तीनों में से कौन राजा बनेगा, यह भविष्य के गर्त में छुपा है। और अगर आपको अभी भविष्य जानना है तो क्या कीजिए, आप उस पुजारन महिला के पास जाइए। ये बात सुनते तीनों भाई क्या करते हैं, उस पुजारन महिला के पास में चले जाते हैं। जैसे ही वह उस पुजारन महिला की गुफा में घुसते हैं, तो पृथ्वीराज जी जो कि स्वभाव से थोड़े एटीट्यूड वाले थे, वह अंदर जाते तुरंत उस पुजारन महिला के सामने बैठ जाते हैं एटीट्यूड से। जयमल भी सेम यही चीजें करता है। और जब संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा उस गुफा में घुसते हैं, तो बड़े आदर भाव से उस महिला को प्रणाम करते हुए, पैरों में झुककर उस महिला को प्रणाम करते हुए उसके सामने नीचे आसन जमा कर बैठ जाते हैं। महिला तीनों के व्यवहारों को, वह पुजारी महिला तीनों के व्यवहारों को नोटिस करती है। पृथ्वीराज जी बोलता है कि आप बताइए कि हम तीनों में से राजा कौन बनेगा। महिला तुरंत बोलते है कि तू तो नहीं बनेगा, क्योंकि तुझमें जो घमंड है वह घमंड तेरा क्या है, राजा बनने नहीं देगा। फिर वह जयमाल की तरफ देखकर बोलती है कि राजा बनने का योग तो तेरा भी नहीं है। तब वह पूछते तो फिर अगला राजा कौन बनेगा हम तीनों में से। तो वह महाराणा सांगा की तरफ देखकर बोलती है कि अगला राजा ये बनेगा, क्योंकि इसमें दया भाव है, करुणा, सब कुछ एक जो राजा के गुण होने चाहिए वह सभी क्वालिटी क्या है इस राजकुमार में है। इसलिए मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, मेवाड़ का अगला राजा सांगा ही बनेगा। यह बात सुनकर पृथ्वीराज और जयमल दोनों क्रोधित हो जाते हैं। पृथ्वीराज जी तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है कि भविष्य में अगर सांगा राजा बनता है तो मैं सांगा को क्या कर देता हूँ, अभी उनकी हत्या कर देता हूँ, जिससे ये तो अभी मर जाएंगे, तो अगला राजा फिर ज्येष्ठता के आधार पर कौन बनूंगा, मैं ही बनूंगा। ऐसा कहते हुए पृथ्वीराज और जयमल क्या कर देते हैं, सांगा के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे वे सांगा के ऊपर हमला कर देते हैं, इस हमले में सांगा घायल हो जाते हैं और उनकी एक आंख चली जाती है।
इस हमले में क्या है, उनकी एक आंख चली जाती है। जब इन तीनों भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था, जो ये विवाद धीरे धीरे खूनी संघर्ष में तब्दील होने लगा था, उसी समय इनके पास में इनके क्या थे, चाचा खड़े हुए थे। जब वे देखते हैं कि तीनों राजकुमार आपस में गद्दे के लिए लड़ रहे हैं, और दोनों राजकुमारों ने मिलकर सांगा को घायल कर दिया है, अब वे उसके क्या है, प्राण लेने ही वाले हैं, तो क्या किया कि इनके चाचा ने तुरंत अपना खंजर निकाला और अपनी छाती में वह खंजर मार लिया। और जैसे ये खंजर मारा, तीनों राजकुमारों ने देखा कि हमारे युद्ध के कारण क्या है, हमारे चाचा जी ने खुद अपने छाती में खंजर घोंप लिया है। तो उनका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हुआ। इसी ध्यान डाइवर्ट का फायदा उठाकर महाराणा सांगा क्या करते हैं, उस गुफा से फरार हो जाते हैं और बाहर खड़ा हुआ उनका घोड़ा, उस पर बैठकर वह रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वह रवाना होते हैं, तुरंत उनके पीछे पीछे पृथ्वीराज और जयमल भी क्या है, अपने घोड़ों के साथ में महाराणा सांगा का पीछा करते हैं। ऐसे भागते भागते एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है सेवंत्री। गांव का क्या नाम है, सेवंत्री। सेवंत्री में मारवाड़ का एक व्यापारी जो कहीं यात्रा से आ रहा था, उस व्यापारी का नाम क्या था, बीदा जैतमालो, जो कि कहां का था, मारवाड़ का। उस व्यापारी का क्या नाम था, बीदा जैतमालो। सेवंत्री गांव है, वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक मारवाड़ का व्यापारी रात्रि विश्राम करने के लिए रुका हुआ है। उस व्यापारी का क्या नाम है, उस व्यापारी का नाम है बीदा जैतमालो। बीदा जैतमालो उस मंदिर परिसर में विश्राम कर रहा है। फिर वह कुछ दिन बाद देखता है कि एक घोड़े पर कोई योद्धा आ रहा है दूर से, जो पूरी तरह से घायल है और बेहोश है। जब वह बीदा जैतमल्ल के पास आकर वह घोड़ा रुकता है, तो बीदा जैतमल्ल तो उसको युवक को उतारता है, जो कि खून से लथपथ है, जिसकी एक आंख से पूरा रक्त बह रहा है और वह घायल है और थोड़ी मूर्छित अवस्था में है। उसके ऊपर वह थोड़ा पानी वानी डालते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं और उस युवक का परिचय पूछते हैं कि ये योद्धा तुम कौन हो। वह युवक अपना परिचय बताता है कि मैं मेवाड़ का राजकुमार सांगा हूँ और मैं अपने भाइयों से क्या है, जान बचाकर यहाँ से भागा हुआ हूँ। मेरे भाई किसी भी क्षण मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आते होंगे और वे क्या है, मुझे जान से मारेंगे। यह बात सुनकर बीदा जैतमल्ल उनको क्या करता है, रक्षा करने का आश्वासन देता है। किनको, राजकुमार सांगा को रक्षा करने का आश्वासन देता है। और बीदा जैतमल्ल बोलता है कि आप क्या कीजिए, आपका अश्व भी थक चुका है, अब इसको ज्यादा चलने की शक्ति है नहीं, अगर आप इसको फिर भी लेकर गए तो ज्यादा दूर तक क्या है, यात्रा नहीं कर पाएगा। तो एक काम कीजिए, आप इस अश्व को यहीं छोड़िए, मेरा अश्व बाहर खड़ा है, इसको मैंने चारा पानी खिलाया है, आप इस अश्व को लेकर जाइए और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर कुछ दिनों के लिए छुप जाइए। तो सेवंत्री नामक गांव में कौन करता है, घायल सांगा की मदद कौन करता है सेवंत्री नामक गांव में, तो सेवंत्री नामक गांव में घायल सांगा की मदद बीदा जैतमल्ल करता है अपने अश्व को देकर। घायल सांगा बीदा जैतमल्ल के अश्व को लेकर क्या कर चला जाता है, दूर कहीं चला जाता है शरण के लिए। और सेवंत्री नामक गांव में जब पृथ्वीराज और जयमल पहुंचते हैं, तो ये देखते हैं कि मंदिर के बाहर क्या खड़ा है, सांगा का अश्व खड़ा है। वे वहां पर आसपास देखते हैं तो उनको कौन नजर आते हैं, बीदा जैतमल्ल उनको नजर आते हैं। जब बीदा जैतमल्ल से पूछा जाता है तो वे बोलते हैं कि मैंने उन्हें कई सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया है और मेरे जिंदा रहते हुए क्या नहीं कर सकते, आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। इस बात को सुनकर पृथ्वीराज जी गुस्से होते हैं और पृथ्वीराज जयमल और बीदा जैतमल्ल के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बीदा जैतमल्ल जी क्या आ जाते हैं, काम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, काम आ जाते हैं। तो सेवंत्री नामक गांव में घायल सांगा की रक्षा करते हुए कौन मारे जाते हैं, बीदा जैतमल्ल मारे जाते हैं। और घायल सांगा कहाँ पे शरण लेता है, तो यह श्रीनगर में। कहाँ पर शरण लेता है, श्रीनगर में करमचंद पवार के पास में क्या जाकर ले लेता है, शरण ले लेता है। इस कारण जब इनके दोनों भाइयों की मृत्यु होती है, उस समय संग्राम सिंह यानी कि सांगा कहां पर रहते हैं, तो उस समय वह श्रीनगर के करमचंद पवार के पास में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। जैसे ही महाराणा रायमल समाचार पहुंचाते हैं कि आपके दोनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, अब तो अगले होने वाले मेवाड़ के राजा कौन हो, आप ही हो। उसके बाद में यह अपने पिता का समाचार पाकर श्रीनगर से क्या है, महाराणा सांगा वापस मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ में आकर क्या बनते हैं, मेवाड़ में आकर राजा बनते हैं। मेवाड़ में आकर क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तो अगले राजा कौन है, महाराणा सांगा। अगले राजा कौन है, महाराणा सांगा। जिन्होंने कहां पे शरण ली थी, श्रीनगर में। किसके पास में शरण ली थी, करमचंद पवार के पास में।
किसके पास में शरण ली थी? करमचंद पवार के पास में क्या ले ली थी इन्होंने? शरण ली थी। किससे रक्षा के लिए भाग रहे थे? अपने भाइयों से रक्षा के लिए ये भाग रहे थे। प्लस इनकी रक्षा कौन से गांव में की थी बीदा जैतमलोट ने? सेवंतरी गांव में। कौन से गांव में थी? सेवंतरी गांव में इनकी रक्षा किसने की थी? बीदा जैतमलोट। किसने की थी? बीदा जैतमलोट। तो ये थोड़े प्रारंभिक क्या है, इनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। महाराणा सांगा का जब आप शासनकाल पढ़ोगे, और इनका थोड़ा टाइम पीरियड्स भी आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक है? 1509 से 1527। कब तक है इनका टाइम पीरियड? 1509 से 1527 तक क्या है इनका टाइम पीरियड है। और जब महाराणा सांगा क्या बनते हैं? मेवाड़ के राजा बनते हैं, तो बकायदा क्या करते हैं? श्री करमचंद पवार को क्या करते हैं? अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। प्लस बीदा जैतमलोट का जो परिवार होता है उसकी क्या करते हैं? बीदा जैतमलोट के परिवार की बाद में आर्थिक सहायता। महाराणा सांगा को वह दिन याद था कि बीदा जैतमलोट के कारण ही क्या बन पाए थे? वह मेवाड़ के राजा बन पाए थे। अगर बीदा जैतमलोट उनकी सहायता नहीं करते तो संभवतः उस दिन महाराणा सांगा की उनके भाइयों द्वारा क्या कर दी जाती? हत्या कर दी जाती। इसलिए राजा बनने के बाद में करमचंद पवार को तो क्या बनाया जाता है? मंत्री। और बीदा जैतमलोट के जो परिवार है उनको क्या दी जाती है? मेवाड़ की तरफ से उनको आर्थिक सहायता उनको दी जाती है। जिस समय हम पिछले 2-3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेवाड़ का जो रीजन है, मेवाड़ के आसपास में जो प्रमुख चुनौतियां थी वह कौन सी थी? मेवाड़ के आसपास की रियासतें। जैसे कि मेवाड़ के जस्ट पास में बगल में एक रियासत थी, वह कौन सी थी? मालवा। कौन सी थी? मालवा। जस्ट नीचे जो रियासत थी वह कौन सी थी? गुजरात। कौन सी रियासत थी? गुजरात। और अब एक और नई शक्ति का उदय होता है, वह शक्ति कौन सी थी? दिल्ली। जिनसे समय समय पर मेवाड़ के राजाओं ने क्या किया है? युद्ध किया है। चाहे वह महाराणा कुंभा हो जिनका गुजरात और मालवा के साथ संघर्ष रहा हो, चाहे वह जैत्र सिंह या हमीर हो जिनका किनके साथ संघर्ष रहा हो? दिल्ली के साथ में संघर्ष रहा हो। जिस समय मेवाड़ में महाराणा सांगा राजा बने थे, मेवाड़ में राजा कौन बने थे? महाराणा सांगा। उस समय राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी कि उस समय दिल्ली में किसका शासन था? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा सांगा के समकालीन शासक कौन कौन सी रियासतों में क्या थे, तो वह भी हम देखते हैं। उस समय दिल्ली में कौन सा वंश का शासन था? तो दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। दिल्ली में कौन सा वंश का शासन था? लोधी वंश का शासन था। और राजा कौन था उस समय? सिकंदर लोधी। यह कब के समय है? महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय। कौन राजा था? सिकंदर लोधी। पास में एक रियासत पड़ती है, कौन सी है? मालवा। कौन सी रियासत है? मालवा। मालवा में उस समय राजा कौन था? नासिर शाह। मालवा का राजा कौन था? नासिर शाह। मालवा का राजा कौन था? नासिर शाह। एक रियासत और है जो है वह है गुजरात। कौन सी रियासत है? गुजरात। गुजरात में कौन था शासक? महमूद शाह बेगड़ा। गुजरात में शासक कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। यह क्या था? गुजरात का शासक था। किसके समय में था? मेवाड़ महाराणा सांगा के क्या है? राज तिलक के समय। किसके समय? राज तिलक के समय। राज तिलक के समय। दिल्ली में कौन सा वंश था? दिल्ली में था लोधी वंश। कौन था शासक? सिकंदर लोधी। दिल्ली में कौन था शासक? सिकंदर लोधी दिल्ली में उस समय क्या था? शासक था। और मालवा में कौन था? मालवा में नासिर शाह था, उस समय का मालवा का शासक था। गुजरात में कौन था? गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा। तो यह क्या थे? महाराणा सांगा के राज तिलक के समय क्या थे? शासक थे। उसके बाद में कुछ समय जब होता है तो बाद में क्या है? इन तीनों के उत्तराधिकारी आता है। उसके बाद में सिकंदर लोधी के बाद में दिल्ली में कौन आता है? सिकंदर लोधी के बाद में दिल्ली में आता है इब्राहिम लोधी। दिल्ली में कौन आता है? इब्राहिम लोधी। दिल्ली में कौन आता है? इब्राहिम लोधी। नासिर शाह कहां पे था? मालवा में। बाद में कौन आता है? महमूद खिलजी सेकंड। बाद में कौन आता है? महमूद खिलजी सेकंड। बाद में कौन आता है? महमूद खिलजी सेकंड। और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा। गुजरात में कौन है? महमूद शाह बेगड़ा। उसके बाद में कौन आता है? मुजफ्फर शाह। उसके बाद में शासक कौन बनता है? मुजफ्फर शाह बनता है, गुजरात का शासक बनता है। बाद में मेवाड़ महाराणा सांगा का इन तीनों रियासतों से कौन कौन सी है?
दिल्ली, मालवा और गुजरात, इन तीनों रियासतों से क्या होता है, संघर्ष होता है। अब कौन कौन सा संघर्ष होता है, तो सबसे पहले हम क्या है, एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिल्ली के साथ संघर्ष। सबसे पहले किसके साथ संघर्ष पड़ता है, दिल्ली के साथ संघर्ष। सबसे पहले हम किसके साथ संघर्ष पड़ता है, दिल्ली के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति कौन है, सबसे बड़ी शक्ति है दिल्ली। तो दिल्ली के साथ में संघर्ष में करते और राजा कौन है, इब्राहिम लोधी। तो दो युद्ध होते हैं दिल्ली के साथ में, क्या है, मेवाड़ के दो युद्ध होते हैं महाराणा संग्राम सिंह के समय। एक तो होता है खातौली, कौन सा युद्ध होता है, खातौली, कौन सी जगह है, कोटा। कौन सा युद्ध होता है, खातौली का युद्ध, कब होता है, 1517। और दूसरा युद्ध होता है बाडी, कौन सी जगह है, धौलपुर। कौन कौन से युद्ध होते हैं, खातौली का युद्ध और बाडी का युद्ध, कब होता है, 1518। दो युद्ध होते हैं, कौन कौन से होते हैं, खातौली कोटा का युद्ध प्लस बाडी धौलपुर का युद्ध, कब होता है, 1517 में खातौली, और बाडी धौलपुर कब होता है, 1518 में युद्ध होता है। किस किस के बीच में होते हैं, मेवाड़ प्लस दिल्ली। मेवाड़ में कौन है, राणा सांगा। मेवाड़ का शासक कौन है, राणा सांगा। और दिल्ली का शासक कौन है, दिल्ली का शासन है इब्राहिम लोधी। दिल्ली का शासक कौन है, इब्राहिम लोधी। सेम वही बाड़ी किसके बीच में होती है, राणा सांगा। और सामने कौन है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश, लोधी वंश। लोधी वंश का कौन सा राजा, तो लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। कौन था शासक, इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली के साथ में कौन कौन से युद्ध होता है, खातौली कोटा का युद्ध कब होता है, 1517 में। और बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब होता है, 1518 में। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी, क्या है, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी। इन दोनों युद्धों में महाराणा सांगा क्या करता है, इब्राहिम लोधी की सेना को पराजित करता है। और इन दोनों युद्धों में जो विजेता होता है वह कौन होता है, वह महाराणा सांगा होता है। दोनों युद्धों में विजेता कौन होता है, वह महाराणा सांगा होता है। तो महाराणा सांगा दिल्ली के बादशाह कौन, इब्राहिम लोधी को कौन कौन से युद्धों में हराता है, खातौली और बाड़ी के युद्धों में क्या करते हैं, वह उनको हराते हैं। किसको, दिल्ली के बादशाह को। उसके बाद में जो अगली रियासत है वह कौन सी है, अगली रियासत है मालवा। मालवा, मालवा रियासत के साथ में विवाद का कारण था कि मालवा में उस समय जो शासक था वह था महमूद खिलजी सेकंड। कौन सा था, महमूद खिलजी सेकंड, क्या था, मालवा का शासक था। इस समय क्या था कि मालवा के पास में एक किला था, उस किले का नाम है गागरोन। कौन सा किला था, गागरोन, जो कि कहां पर स्थित है, झालावाड़। कौन सी जगह स्थित है, झालावाड़। इस पर किसका अधिकार था, इस पर मालवा का अधिकार था। और गागरोन का जो प्रमुख था या किलेदार था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय, जो कि एक समय किसका सामंत था, महमूद खिलजी सेकंड का। किसका सामंत था, महमूद खिलजी सेकंड का था। और किला कौन सा था, किला था गागरोन का किला। अब किसी कारणवश महमूद खिलजी सेकंड और मेदिनी राय के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। किस कारण क्या हो जाता है, महमूद खिलजी और मेदिनी राय के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। विवाद की स्थिति में मेदिनी राय को अब किससे भय है, महमूद खिलजी सेकंड से है। इस कारण से मेदिनी राय एक किसी शक्तिशाली शासक के क्या है, शरण में जाना चाहता है, जो किससे रक्षा कर सके, महमूद खिलजी सेकंड से रक्षा कर सके। तो इस कारण मेदिनी राय अब किसके पास में शरण लेता है, तो मेदिनी राय शरण लेता है राणा सांगा के पास में। क्योंकि उस समय एक शक्तिशाली शासक कौन था, तो राणा सांगा था। इसलिए महमूद खिलजी से विवाद के बाद में मेदिनी राय किसके पास में आ जाता है, मेदिनी राय राणा सांगा के पास में आ जाता है। और राणा सांगा इस गागरोन किले पर अधिकार कर इसका किलेदार किसको नियुक्त कर देते हैं, महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदिनी राय को क्या कर देते हैं, इस किले का किलेदार नियुक्त कर देता है। तो सबसे प्रमुख और जो उस समय का तत्कालिक विरोध का कारण, जो मालवा और मेवाड़ के टकराव का कारण बना, उसका सबसे प्रमुख रीजन कौन सा था, मेदिनी राय और गागरोन फोर्ट। कौन सा था, मेदिनी राय और गागरोन फोर्ट। और अगर दूसरे कारण की बात करें तो मेवाड़ और मालवा क्या है, मेवाड़ और मालवा की क्या है, वर्षों पुरानी दुश्मनी। मेवाड़ मालवा की
जो पारंपरिक दुश्मनी थी वह भी क्या था, एक दूसरा कारण था। और तीसरा कारण इनके टकराव का क्या था, साम्राज्यवादी विस्तार। क्या था, साम्राज्यवादी विस्तार। क्योंकि महाराणा सांगा जो कि क्या था, पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था और एक था हिंदू सम्राट बनना चाहता था। सेम यही कार्य क्या कर रहा था, महमूद खिलजी सेकंड कर रहा था। तो कौन कौन से रीजन थे, गागरोन झालावाड़ का किला, ठीक, साम्राज्यवादी नीति और मेवाड़ मालवा की क्या है, पुरानी दुश्मनी। इस कारण दोनों रियासत कौन कौन सी है, मेवाड़ और मालवा, कौन कौन सी रियासत है, मेवाड़ और मालवा, इन दोनों के बीच में टकराव होता है। और कौन सा युद्ध होता है, गागरोन। कौन सा युद्ध होता है, गागरोन। कहां पर है, झालावाड़। गागरोन का युद्ध कब होता है, 1519। कब होता है, 1519 ईस्वी में। किस किस के बीच में यह युद्ध होता है, तो राणा सांगा। राणा सांगा किसकी सहायता के लिए आया था, मेदिनी राय। किसकी सहायता के लिए आया था, मेदिनी राय। वर्सेज महमूद खिलजी सेकंड। वर्सेज क्या है, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है, गागरोन झालावाड़ का युद्ध। कब होता है, 1519 में। इस युद्ध में सांगा किसकी सहायता कर रहा है, तो सांगा मेदिनी राय की सहायता कर रहा है। और इस युद्ध में भी कौन विजयी होता है, तो इस युद्ध में भी सांगा विजयी होता है। तो इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, गागरोन के युद्ध में भी कौन विजयी होता है, तो महाराणा सांगा भी क्या होता है, इस युद्ध में विजयी होता है। जब गागरोन का युद्ध लड़ा गया था, तो महाराणा सांगा की सेना में एक सेना नायक था, एक सेना था, सैनिक था, उसका नाम था हरिदास तारण। क्या है, क्या नाम था सैनिक का, हरिदास तारण। हरिदास तारण युद्ध के दौरान क्या कर लेता है, महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लेता है। किसको गिरफ्तार कर लेता है, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कौन करता है, हरिदास तारण करता है। इस कारण हरिदास तारण को महाराणा सांगा क्या भेंट में देते हैं, 12 गांव क्या देते हैं, भेंट में देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में बंदी बनाया गया था, गागरोन या झालावाड़ युद्ध में। किसने बंदी बनाया था, हरिदास तारण ने। बंदी बनाने के बाद में हरिदास तारण को कितने गांव भेंट में दिए थे महाराणा सांगा ने, 12 गांव। कितने महीने के लिए बंदी बनाया गया था, तो 6 माह के लिए। कितने महीने के लिए बंदी बनाया गया था, तो 6 माह के लिए। एक मिनट, क्लास में हूं, मैं करता हूँ। कितने दिन के लिए बंदी बनाया गया था, तो 6 माह के लिए इनको क्या किया था, इनको बंदी बनाया गया था। कौन से युद्ध में, गागरोन या झालावाड़ के युद्ध में। उसके बाद में हमने रियासतों के संघर्ष पढ़े थे। फिर एक रियासत थी, वह कौन सी थी, गुजरात। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे गुजरात के साथ में संघर्ष है। लेकिन गुजरात से पहले एक रियासत थी जो मेवाड़, जो कि मेवाड़ और गुजरात, इनके बीच में एक और रियासत है। उस रियासत का क्या नाम है, उस रियासत का नाम है ईडर। उस रियासत का क्या नाम है, ईडर रियासत है। इस ईडर का जो उत्तराधिकार संघर्ष था, इस ईडर का जो उत्तराधिकार संघर्ष था, वह क्या बना था, वह मेवाड़ और गुजरात। मेवाड़ और गुजरात में संघर्ष की वजह क्या बनी थी, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष था। अब ईडर में क्या समस्या थी, तो होता यह है कि जो ईडर रियासत है, कौन सी रियासत है, ईडर रियासत है, उसके क्या होती है, राजा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, उसके राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा के 2 पुत्र हैं, राजा के 2 राजकुमार हैं। एक राजकुमार का क्या नाम है, एक राजकुमार का नाम है भारमल। एक राजकुमार का क्या नाम है, भारमल। और दूसरे राजकुमार का क्या नाम है, रायमल। दूसरे राजकुमार का क्या नाम है, रायमल है। राजा की मृत्यु के बाद में अगला राजा कौन बने, इस कारण क्या है, इनके दोनों पुत्र कौन, भारमल और रायमल के बीच में क्या हो जाता है, उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो जाता है। उस विवाद में विजयी कौन होता है, उस विवाद में भारमल विजयी होता है। और यह क्या बन जाता है, ईडर का राजा। क्या बन जाता है, ईडर का राजा बन जाता है। कौन बन जाता है, भारमल। कौन बन जाता है, ईडर का राजा, भारमल। क्या बन जाता है, ये ईडर का राजा बन जाता है। जब ईडर का राजा बनता है तो रायमल क्या है, ईडर छोड़कर किसके पास शरण लेने आता है, राणा सांगा के पास में। किसके पास में शरण लेता है, राणा सांगा। राणा सांगा इसको अपने दरबार में क्या देते हैं, आश्रय देते हैं। राणा सांगा क्या है, इसको अपने दरबार में आश्रय देते हैं। और साथ के साथ में इसके साथ में क्या कर देते हैं,
अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में, रैमल के साथ में क्या कर देते हैं, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। अब रैमल क्या हो गया, महाराणा सांगा का दामाद हो गया। रैमल क्या हो गया, महाराणा सांगा का दामाद हो गया। वह महाराणा सांगा जिसने उत्तर भारत की बड़ी रियासत कौन सी है, दिल्ली और मालवा, कौन कौन सी रियासत है, दिल्ली और मालवा, दोनों को युद्ध में हराने के बाद में क्या है, उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजा के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली थी। अब उसने अपने पुत्र का विवाह किससे कर लिया था, तो ईडर रियासत के राजकुमार रैमल के साथ में क्या कर दिया था, अपनी पुत्री का विवाह कर लिया। और रैमल को क्या भरोसे दिलाया था, राज्य पुनः दिलाने के लिए, क्या है, राज्य पुनः दिलाने के लिए क्या कर दिया था, रैमल को सहायता देने का वचन कर दिया था। जैसे ये बात भारमल को पता लगी कि सांगा ने अपने पुत्र का विवाह किसके साथ कर दिया, रैमल के साथ में कर दिया था, तो भारमल ने सोचा कि अब तो महाराणा सांगा किसी भी समय क्या करेंगे, ईडर पर हमला करके मुझे गद्दी से हटाएंगे और अगला राजा किसको बनेंगे, रैमल को हटाएंगे। अब महाराणा सांगा हमला करे उससे पहले मुझे अपना एक बैकअप प्लान तैयार करना होगा, मुझे किसी ऐसे शक्तिशाली राजा की शरण में जाना पड़ेगा तो महाराणा सांगा से क्या कर सके, मेरी सहायता कर सके। उस समय तीन बड़ी रियासतें थी, कौन कौन सी तीन बड़ी रियासतें थी, एक तो थी दिल्ली, एक थी मालवा और एक थी गुजरात, जिनसे क्या कर सकता था, भारमल सहायता प्राप्त कर सकता था। कौन सी तीन बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात। दिल्ली और मालवा को महाराणा सांगा ऑलरेडी पराजित कर चुके थे, तो अब रियासत कौन सी बची है, गुजरात। अब रियासत कौन सी बची है, गुजरात। और गुजरात में उस समय शासक कौन था, मुजफ्फर शाह। गुजरात में शासक कौन सा था उस समय, मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह जो महाराणा सांगा से युद्ध करना चाहता था, लेकिन उसको कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह क्या कर सके, महाराणा सांगा से पंगा ले सके, क्योंकि उसको दिल्ली और मालवा वालों के हाल पता थे कि महाराणा सांगा ने क्या भूत बनाया था उनका। इस कारण मुजफ्फर शाह किसी मौके के तलाश में था, और वह मौका कौन देता है, ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। फाइनली इस कारण भारमल अब किसकी शरण में चला जाता है, गुजरात। भारमल अब किसकी शरण में चला जाता है, गुजरात। और गुजरात में शासक कौन है, मुजफ्फर शाह। गुजरात में शासक कौन है, मुजफ्फर शाह। इस कारण अब किसके बीच में विवाद होता है, गुजरात वर्सेज मेवाड़। किसके बीच में विवाद होता है, गुजरात वर्सेज मेवाड़। और इसको क्या नाम दिया जाता है, इस संघर्ष को ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। क्या है, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष कौन कौन से दो राजकुमारों के बीच में था, तो भारमल वर्सेज रायमल। कौन कौन के बीच में था, भारमल वर्सेज रायमल। भारमल की सहायता करने कौन आया था, गुजरात। कौन आ रहा था, गुजरात। और रायमल की सहायता करने के लिए कौन आया था, मेवाड़। रायमल की कौन सहायता करी थी, मेवाड़ ने सहायता करी थी। गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह। गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह। और मेवाड़ से शासक कौन थे, राणा सांगा। मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा सांगा। कौन सा युद्ध था, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। कौन सा युद्ध था, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। कब हुआ था, 1520 ईस्वी में। कब हुआ था, 1520 ईस्वी में। इस युद्ध में भी फाइनली कौन है, महाराणा सांगा क्या हो जाता है, इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। महाराणा सांगा क्या हो जाते हैं, इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। और रायमल होते हैं, वह क्या बनते हैं, ईडर के राजा। क्या बनते हैं, ईडर के राजा बनते हैं। बाद में मुजफ्फर शाह अपनी सेना के साथ में क्या हो जाता है, भाग जाता है। और भारमल भी क्या करता है, ईडर छोड़कर भाग जाता है। तो ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष कब होता है, 1520 में। किस किस के, भारमल और रायमल के बीच में। भारमल की सहायता कौन कर रहा है, गुजरात। और रायमल की सहायता कौन कर रहा है, तो मेवाड़ उनकी सहायता कर रहा है। कौन जीतता है इस संघर्ष में, राणा सांगा और रायमल इस संघर्ष में जीतता है। रायमल बाद में क्या बन जाता है, ईडर का राजा बन जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, भारमल क्या हो जाता है, ईडर छोड़ के चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, कुछ समय बाद में रायमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि रायमल महाराणा सांगा का रिश्तेदार भी था, रायमल की मृत्यु के बाद में क्या होता है, भारमल किसके पास में आता है वापस, भारमल अब राणा सांगा के शरण में आता है। और राणा सांगा से बोलता है कि राणा जी, अब तो आपके दामाद की मृत्यु भी हो गई थी, अब ईडर बिना राजा के दुश्मन देश उस पर कभी भी हमला कर सकता है, तो कृपया करके आप क्या है, ईडर मुझे सौंप दीजिए। इसलिए रायमल के मृत्यु के बाद में भारमल क्या है, महाराणा सांगा के समर्थन से क्या बनता है, बाद में ईडर का राजा बनता है। बाद में क्या बनता है, ईडर का राजा। और किसके समर्थन से,
महाराणा सांगा के समर्थन से बाद में क्या बनता है, ईडर का राजा बनता है। और बकायदा क्या है, देख खानवा युद्ध में भी क्या लेता है, बाद में यह भाग लेता है। ईडर की तरफ से खानवा युद्ध में कौन भाग लेता है, तो भारमल खानवा युद्ध में ईडर की तरफ से भाग लेता है, क्योंकि रायमल के बाद में महाराणा सांगा क्या करते हैं, भारमल को ईडर का राजा बना देते हैं। तो यह हमने क्या है, महाराणा सांगा के संघर्ष देखे थे। दिल्ली के साथ में हमने संघर्ष देखा था। दिल्ली के साथ में कौन कौन से दो संघर्ष देखे थे, एक तो खातौली का युद्ध देखा था, खातौली का युद्ध देखा था, कब हुआ था, 1517 में। और दूसरा हमने क्या देखा था, बाड़ी, दूसरा क्या देखा था, बाड़ी, कब हुआ था, 1518 में। यह हमने संघर्ष देखे थे। उसके अलावा एक रियासत कौन सी थी, मालवा। कौन सी रियासत थी, मालवा। कौन सा युद्ध देखा था, गागरोन। कौन सा युद्ध देखा था, गागरोन, कब देखा था, 1519। और एक रियासत कौन सी थी, गुजरात, जिसके साथ में हमने कौन सी रियासत से संबंधित संघर्ष देखा था, ईडर। कौन सी रियासत से संबंधित देखा था, ईडर, कब देखा था, 1520 में। कब देखा था, 1520 ईस्वी में क्या देखा था हमने, यह संघर्ष देखा था। तो यह महाराणा सांगा की कुछ विशेष ऐसी उपलब्धियां हैं। लेकिन इन युद्धों के दौरान महाराणा सांगा के शरीर पर इतने घाव लगे थे कि उनको क्या ऐसी कहा जाता है कि युद्ध करते करते महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव लगे थे, तो कुल 80 घाव लगे थे। क्या है, कुल कितने घाव लगे थे, कुल 80 घाव लगे थे। और बकायदा जैसे कि मैंने बताया था कि भाइयों से विवाद के बाद में क्या चली गई, उनकी एक आंख चली गई, यानी कि उनके पास में क्या थी, सिर्फ एक आंख थी। बाद में युद्ध करते करते उनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी, यानी कि पूरा शरीर का एक हिस्सा उनके शरीर से गायब था। यानी कि वो अर्धसैनिक थे। क्या थे, अर्धसैनिक थे। आधा शरीर था जिसकी एक आंख है, एक हाथ है, एक पैर है। उसके बावजूद वह राजा जो तमाम युद्ध जीता, उसने बड़ी बड़ी रियासतों को धूल चटाई है, उसने अपने दुश्मनों को दांतों तले चने चबाए हैं। ऐसा महान राजा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसके बारे में राजस्थान में पंक्तियां फेमस हैं कि 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे महान पराक्रमी राजा जिसने एक छत्र राज किया था और भारत की सबसे बड़ी रियासतें कौन सी, दिल्ली, मालवा और गुजरात, इन तीनों रियासतों को एक साथ लगातार बैक टू बैक 3 साल 3 बड़ी रियासतों के साथ युद्ध करके इन तीनों रियासतों को क्या कर रही थी, उसमें योद्धा ने धूल चटाई थी। इस कारण हिंदुस्तान में महाराणा सांगा के टाइम पीरियड में क्या कहा जाने लगा था कि एक छत्र हिंदू राज है। और उस समय जो भारत में सबसे बड़ा जो शक्ति का केंद्र था वह क्या बन चुका था, मेवाड़ बन चुका था। और पूरा राजपुताना किसका लोहा मान चुका था, पूरा राजपुताना महाराणा सांगा का लोहा मानता था। क्योंकि राजपुताना को लगता था कि अगर हमने महाराणा सांगा से पंगा किया तो महाराणा सांगा हमें भी क्या कर देंगे, युद्ध में पराजित कर देंगे। इस कारण सबसे जो सर्वमान्य राजपुताना के जो सर्वमान्य राजा बने थे वह कौन थे, वह थे महाराणा सांगा। जब महाराणा सांगा मेवाड़ में शासन कर रहे थे उसी समय भारत में क्या है, दिल्ली की राजनीति में बड़े फेरबदल हो रहे थे। दिल्ली में उस समय कौन सा वंश था कि जिस समय मेवाड़ में कौन थे, मेवाड़ में महाराणा सांगा, मेवाड़ में कौन थे, राणा सांगा। जब राणा सांगा अपना शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली में बड़े राजनीतिक फेरबदल थे। दिल्ली में उस समय संतलत काल का कौन सा वंश शासन कर रहा था, लोधी वंश। संतलत काल का कौन सा वंश शासन कर रहा था, लोधी वंश। और उस समय राजा कौन था, तो राजा था इब्राहिम लोधी। राजा कौन था, इब्राहिम लोधी। राजा कौन था, इब्राहिम लोधी। धीरे धीरे क्या है, लोधी वंश एक बहुत कमजोर वंश हो गया था और धीरे धीरे इसकी क्या है, दिल्ली प्लस इसके जो जीते हुए जितने भी इलाके थे उनसे क्या है, इनकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। ठीक उसी समय भारत में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। ठीक भारत से कोसों दूर एक प्रांत है, वह कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत की एक जगह है, कौन सी है, काबुल। सिंध प्रांत की एक जगह है, वह कौन सी है, काबुल। काबुल में एक कबीले का सरदार बैठा है, वह योजना बना रहा है किस पर, कुछ धन संपदा लूटने की, कि वह किस पर अटैक करे, वह भारत पर अटैक करे और भारत से क्या लूट कर ले जाए, कुछ धन संपदा लूट के ले जाए। काबुल में बैठे उस सरदार का क्या नाम था, काबुल में बैठे उस सरदार का नाम था बाबर। क्या नाम था, बाबर। जो भारत के राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजरें गड़ाए बैठा था और वह जानता था कि दिल्ली में जो लोधी वंश है वह इस समय सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। अगर हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे
दिल्ली पर हमला करेंगे तो हमें दिल्ली से क्या है, काफी मात्रा में धन प्राप्त होगा, क्योंकि काबुल में बैठा बाबर एक तरह से क्या था, लुटेरा था। इसका मेन टारगेट सिर्फ भारत को लूटना था, ना कि भारत पर राज करना था। तो यह अपने सैनिकों को क्या बोलकर राजी कर लाता है, तो सिर्फ लूटपाट के इरादे से यह क्या है, अपने सैनिकों को भारत में लाता है। और लूटपाट का इसका इरादा कहां पे था, लूटपाट का इसका इरादा था दिल्ली में। तो एक तो ये वजह। दूसरा, जब इब्राहिम लोदी की पकड़ बाकी सब चीजों से, बाकी सब इलाकों से कमजोर पड़ रही थी, ठीक वैसे ही काबुल के पास में बॉर्डर पे एक स्टेट पड़ता है हमारा पंजाब। पंजाब का जो उस समय गवर्नर था उसका नाम था दौलत खान लोधी। पंजाब का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था, दौलत खान लोधी। रिश्ते में इब्राहिम लोदी का चाचा लगता था। क्या लगता था, रिश्ते में इब्राहिम लोदी का चाचा लगता था। दौलत खान लोधी जो अब किस पर शासन करना चाहता था, दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था इब्राहिम लोदी को हटाकर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आखिर इब्राहिम लोदी को हटाया कैसे जा सके। इसलिए इब्राहिम लोदी अब किसके पास मैसेज करता है, इब्राहिम लोदी बाबर के पास में मैसेज करता है कि तुम अपने कबीले के साथ में आओ, भारत में रक्तपात मचाओ, लूटपाट मचाओ, दिल्ली के अंदर रक्तपात मचाओ, और इब्राहिम लोदी और उसकी सेना को बिल्कुल कमजोर कर दो, इतना खोखला कर दो कि जनता स्वयं विद्रोह कर दे, और जनता स्वयं क्या कर दे, लोदी वंश को, इब्राहिम लोदी को हटा दे। उसके बाद में जैसे इब्राहिम लोदी हटेगा, मैं पंजाब से अपनी सेना के साथ में दिल्ली जाऊंगा और क्या कर लूंगा, दिल्ली पर कब्जा कर लूंगा। यह प्लान किसका था, दौलत खान लोदी का था। यानी कि बाबर को अब भारत पर हमला करने के लिए कौन आमंत्रित कर रहा है, बाबर को दौलत खान लोदी हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। फाइनली बाबर अब किस पर अटैक कर देता है, बाबर भारत पर अटैक कर देता है। किसके लिए, लूटपाट के लिए। किसके लिए, लूटपाट के लिए क्या कर देता है, भारत पर अटैक कर देता है। और भारत में आकर वह देखता है, भारत में लोधी वंश उसके खिलाफ वह कौन से लड़ाई लड़ता है, तो पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है, पानीपत। कौन सा युद्ध लड़ता है, पानीपत का युद्ध। कब होता है, 1526 में। कब होता है, 1526 में। कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है। कौन लड़ता है इसको, बाबर। कौन लड़ता है, बाबर। किसके खिलाफ लड़ता है, इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में क्या हो जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, और साथ के साथ में क्या हो जाती है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध में, पानीपत के युद्ध में क्या हो जाती है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। यह वही युद्ध है जो दिल्ली से क्या कर देता है, संतलत काल खत्म कर देता है। अब पानीपत के युद्ध का विजेता कौन है, पानीपत के युद्ध का विजेता है बाबर। पानीपत के युद्ध का विजेता कौन है, बाबर। पानीपत के युद्ध का विजेता है बाबर। जब युद्ध जीतकर दिल्ली में प्रवेश करता है, पानीपत क्योंकि कौन सी जगह है, हरियाणा पे है। जब इब्राहिम लोदी को समाचार मिलता है कि बाबर अब कहां अटैक कर रहा है, दिल्ली पर, तो इब्राहिम लोदी अपनी सेना के साथ में दिल्ली की जगह कहां पर जाकर बैठ जाता है, हरियाणा के पानीपत में जाकर बैठ जाता है कि वह क्या है, बाबर को रोक दे। और पानीपत में क्या हो जाता है, बाबर और इब्राहिम लोदी का आमना सामना। बाबर युद्ध जीतकर और इब्राहिम लोदी को मारकर अब किधर की तरफ बढ़ता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता है। और दिल्ली में जाकर वह देखता है कि जितने उसने उम्मीद करी थी उससे ज्यादा क्या है, वहां पर धन संपदा है। उससे ज्यादा क्या है, वहां पर धन संपदा है। बाबर के मन में थोड़ा लालच आ जाता है। बाबर बोलता है कि मैं दिल्ली कितनी बार आ सकता हूँ, मैं जीवन काल में पहली बार दिल्ली आया हूँ, क्या पता अगली बार मैं आऊं या ना आऊं। इस कारण मैं जितना लूट सकता हूँ उतना मैं इसको लूटूंगा। इसलिए बाबर भयंकर लूटपाट मचाता है। लेकिन वह जैसे जैसे लूट करे उसका मन और ललचाए, वह और थोड़े राजनीतिक घटनाक्रम हिंदुस्तान के देखे, और धीरे धीरे फिर बाबर डिसाइड करता है कि नहीं, मैं अब वापस उस गरीबी में, गरीबी कहां से आया था वह, काबुल से, कि मैं वापस उस गरीबी में नहीं जाऊंगा, और मैं अब कहां पर शासन करूंगा, मैं अब दिल्ली में शासन करूंगा। इस तरह से भारत में एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। लोधी वंश का खत्म, यानी कि दिल्ली सल्तनत, यानी कि कौन सी शक्ति खत्म हो चुकी है अब भारत से, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो चुका है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जैसे कोई शक्ति खत्म होती है, एक नई शक्ति जन्म लेती है। जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होती है, उस समय भारत में एक नई शक्ति प्रकट होती है। उस शक्ति का क्या नाम है, मुगल। क्या नाम है उस शक्ति का, मुगल है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं भारत में, तो मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, बाबर। और बाबर पानीपत युद्ध जीतने के बाद में कहां पर कब्जा कर लेते हैं, बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और दिल्ली के साथ साथ में और कौन से शहर पर कब्जा करते हैं, दिल्ली के साथ साथ में यह आगरा पर कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली के साथ में कहां पर कर लेते हैं, आगरा पर कब्जा कर लेते हैं। बाबर जब दिल्ली के गद्दे पर बैठता है, मुगल वंश की वह नींव रखता है, तो सबसे पहले उसके मन में सवाल आता है कि मुझे भारत पर शासन करने के लिए क्या करना होगा।
जाहिर सी बात है, सबसे पहले किसी राजा के मन में ये सवाल आएगा, तो बाबर के मंत्री उसको सलाह देता है कि आपको अगर भारत पर एक छत्र या बिना किसी विरोध के शासन करना है, तो आपको जो भारत में सबसे बड़ी शक्ति है उसे पराजित करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भारत में शक्ति कौन है? तो उस समय भारत में सबसे बड़ी शक्ति थी, वह थी मेवाड़। कौन सी शक्ति थी भारत में? जिस समय बाबर भारत आया था उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी मेवाड़। और मेवाड़ में भी कौन थे? मेवाड़ में राणा सांगा। कि आपको किसको हराना पड़ेगा? राणा सांगा को हराना पड़ेगा। कि अगर आपने राणा सांगा को युद्ध में पराजित कर दिया या आपने मेवाड़ जीत लिया तो क्या हो जाएगा? आपको भारत में विरोध करने वाला एक भी राजा नहीं बचेगा और आप भारत में बिना किसी विरोध के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के क्या कर पाओगे? अपने शासन का विस्तार कर पाओगे। इस कारण अब बाबर किससे युद्ध करना चाहता है? यानी कि बाबर का संघर्ष अब अगला किससे होता है? तो बाबर का अगला संघर्ष होता है महाराणा सांगा से। बाबर का अगला संघर्ष किससे होता है? महाराणा सांगा। बाबर का अगला संघर्ष किससे होता है? महाराणा सांगा से। संघर्ष में क्या था, प्लस कौन कौन से वह युद्ध हुए थे और उन युद्धों के दौरान क्या क्या हुआ था, इन सब चीजों को क्या है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और सबसे खास बात है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वह सभी आप रेगुलर उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करते रहिए। वो सभी क्वेश्चंस क्या है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि कौन सा है? भव्य एजू हब। कौन सा है? भव्य एजू हब है। उस पर आपको डेली अपडेट से वह सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में।